हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी लास्ट क्लास में कर रहे थे एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में होमोपॉलीमर पढ़ा और हमने कोपॉलीमर पढ़ा, ठीक है। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। पहला हमने पढ़ा होमोपॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जिनमें सेम टाइप के मोनोमर्स कंबाइन हुए हों, और कोपॉलीमर जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर कंबाइन हुए हों। इसके बाद इस होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की दो टाइप्स हैं, उन्हें ज़रा समझिएगा। एक को कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर और एक को कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर। मैं इनको आमने सामने रखूंगा ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। एक होता है बेटा हाई डेंसिटी पॉलीमर, मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं लो डेंसिटी पॉलीमर। ये इन्हीं की टाइप्स हैं, ठीक है। लो डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीमर। अच्छा, हाई डेंसिटी पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीमर में पहले फर्क समझ लें, फिर हम आगे चलेंगे। होता क्या है बेटा कि पॉलीमर्स हमेशा चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जब आप पॉलीइथीन बनाते हैं तो जो पॉलीइथीन बनती है, उस पॉलीइथीन का अगर आप स्ट्रक्चर चेक करें बेटा, तो पॉलीइथीन बेसिकली लेयर्स फॉर्म में होती है। एक पॉलीइथीन की चेन, उसके ऊपर दूसरी, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो पॉलीमर्स बेसिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लेयर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीमर्स लेयर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब उन पॉलीमर चेन्स में, उन लेयर्स में दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो बेटा मैं ये जो बना रहा हूं ये पॉलीमर की चेन्स हैं। सपोज ये एक पॉलीमर की चेन बनाई मैंने, जैसे ये एक पॉलीमर की चेन, ये उसी पॉलीमर की दूसरी चेन बेटा, इसी तरह ये पॉलीमर है कोई भी और चेन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेयर्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप इस दूसरे पॉलीमर को चेक कीजिए। ये पॉलीमर की चेन्स बना रहा हूं मैं। सपोज ये पॉलीमर की चेन्स हैं, कोई सा भी पॉलीमर हो। एडिशन पॉलीमर में ये देखिए बेटा, कुछ चेन्स बना के मैं इसे शायद अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अगर पॉलीमर चेन्स के बीच में साइड ब्रांचेस ना हो, और अगर पॉलीमर चेन्स के बीच में साइड ब्रांचेस हों, तो उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लो डेंसिटी पॉलीमर की चेन्स को देखूं तो इन पॉलीमर चेन्स के अंदर साइड ब्रांचेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन की, जैसे सपोज करो ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, पॉलीमर चेन में कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है। दीज आर द साइड ब्रांचेस बेटा, दीज आर द साइड ब्रांचेस। मैं इसे लेबल भी कर दूंगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। जैसे बेटा ये साइड ब्रांचेस निकली हुई हैं पॉलीमर चेन्स के अंदर। तो मैं बेसिकली आपको ये कह रहा हूं कि ये दीज आर द पॉलीमर चेन्स, पॉलीमर चेन्स हैं बेटा, दीज आर द पॉलीमर चेन्स। और ये जो मैंने बीच में इनके बनाए हैं बेटा, दे आर कॉल्ड साइड ब्रांचेस। अब आप देखिए,
अगर ऐसे पॉलीमर्स हों जिनके बीच में साइड ब्रांचेस हो, बहुत सारी ब्रांचेस हो, तो बताओ ब्रांचेस की वजह से क्या वो पॉलीमर चेन्स आपस में हाईली टाइटली कॉम्पैक्ट हो सकेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ब्रांचेस निकली होंगी तो वो दो पॉलीमर चेन्स को आपस में ज्यादा टाइटली पैक्ड होने से रोकेंगी। यस और नो? तो अगर आप हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीमर के स्ट्रक्चर्स को देखें तो हाई डेंसिटी पॉलीमर चेन्स के बीच में साइड ब्रांचेस नहीं होती, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट ये होगा कि वो पॉलीमर चेन्स आपस में कॉम्पैक्ट हो सकती हैं, राइट? लेकिन अगर पॉलीमर चेन्स के बीच से ब्रांचेस निकली हो तो आप उन चेन्स को आपस में कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? वो ब्रांचेस रेजिस्ट करेंगी उनको कॉम्पैक्ट होने में। तो अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें तो लो डेंसिटी पॉलीमर में चेन्स आपस में कॉम्पैक्ट नहीं है, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम। और हाई डेंसिटी पॉलीमर में क्या होता है? चेन्स आपस में कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या होगा? कम। और डेंसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा। तो हाई डेंसिटी पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीमर में फर्क ये होता है कि हाई डेंसिटी पॉलीमर के अंदर साइड ब्रांचेस नहीं होती, जबकि लो डेंसिटी पॉलीमर के अंदर साइड ब्रांचेस होती हैं। इसे लोग अक्सर HDP और LDP कहते हैं। तो कभी भी अक्सर का पता नहीं तुम लोगों का इत्तेफाक हुआ या नहीं, पॉलीमर की जो बैग्स होते हैं ना जिनमें पॉलीमर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, उनमें अक्सर लिखा होता है HDP और LDP। तो बेसिकली दैट HDP स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी पॉलीमर बेटा, और दैट LDP स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी पॉलीमर। अब मैं लिख दूंगा, इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा। सवाल ये, इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है पॉलीमर्स की फिजिकल चीजों में फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीमर जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, जबकि लो डेंसिटी पॉलीमर के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीमर रिजिड होते हैं, रिजिडिटी ज्यादा होती है, जबकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं बेटा। हाई डेंसिटी रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीमर हार्ड प्लास्टिक की तरह होते हैं, जबकि बेटा लो डेंसिटी पॉलीमर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बेटा। तो देखो, आप अगर अपनी डेली लाइफ में थोड़ा प्लास्टिक्स पे गौर करें तो बेटा आपको प्लास्टिक्स भी दो तरह के मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे ग्लास का कवर है, ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन आप वो जो शॉपर्स वगैरह लेते हैं वो सॉफ्ट प्लास्टिक होता है। तो बेसिकली ये हार्डनेस और ये सॉफ्टनेस भी किस वजह से आती है बेटा? हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीमर की वजह से, वन ऑफ द रीजन। तो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीमर में फर्क समझ में आया? हाई डेंसिटी पॉलीमर कब होते हैं? मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं इसका बेटा। पॉलीमर चेन्स do not have side branches बेटा। Due branches due to which chains can be tightly compact, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है? जो लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं बेटा,
इसमें हम लिखते हैं पॉलीमर चेन्स polymer chains have side branches due to which these chains can not be tightly compact। और फिर उसकी वजह से क्या होता है बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में ये फर्क होता है। ये हो गया हमारा लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीमर बेटा। हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको समझाना है, क्रॉस लिंकिंग बेटा। क्रॉस लिंक, अगर हम सपोज करो बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये तो हमने लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीमर पढ़ा, कभी कभी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे सपोज करो आप गाड़ियों का टायर है, पॉलीमर है वो भी, तो गाड़ियों के टायर की एक खास हार्डनेस होनी चाहिए, एक खास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक खास रिजिडिटी होनी चाहिए। तो हम करते क्या हैं, वो रिजिडिटी वो स्ट्रेंथ पॉलीमर्स में क्रिएट करते हैं। वो क्रिएट कैसे होती है, क्रॉस लिंकिंग से। हम क्रॉस लिंकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें सिर्फ पढ़ना अबाउट क्रॉस लिंकिंग का है कि क्रॉस लिंक की वजह से होता क्या है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल से मुझे यकीन है आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि पॉलीमर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का ख्याल ये होता है, वैसे ही अपनी तरफ से सोचा होता है, कभी किसी ने बोला नहीं होता। कुछ लोग ये अपनी तरफ से सोचते हैं कि यार पॉलीमर्स कभी भी अनसैचुरेटेड नहीं हो सकते, यानी पॉलीमर्स में कभी डबल बॉन्ड नहीं हो सकते। गलत सोच है अगर आप ऐसा सोचते हैं। पॉलीमर्स भी अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। क्या मतलब, सपोज करो बेटा, अगर मोनोमर में एक डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड कंटिन्यूएशन चलती रहेगी और बॉन्ड बनते रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि पॉलीमर में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। क्यों, वो डबल बॉन्ड यूज हो गया। सपोज करो बेटा कि अगर आपके मोनोमर में दो डबल बॉन्ड है, तो बताओ एडिशन पॉलीमर बनते वक्त कितने बॉन्ड यूज हो जाते हैं, एक। इसका मतलब ये हुआ पॉलीमर स्टिल कंटेन वन। तो मैं कह सकता हूं पॉलीमर्स अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर अनसैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं क्रॉस लिंकिंग की, तो बात समझ में आ जाएगी। पहली बात तो हो गई कि पॉलीमर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। लेट्स सपोज बेटा एक पॉलीमर चेन बना के दिखाता हूं आपको फॉर एग्जांपल, और वो अनसैचुरेटेड है। जैसे ये मैंने आपके लिए एक पॉलीमर बनाया और ये अनसैचुरेटेड है। सपोज इसमें एक डबल बॉन्ड यहां था और एक डबल बॉन्ड सपोज करो यहां था, ठीक है। ये एक दूसरी पॉलीमर, उसी पॉलीमर की दूसरी चेन है बेटा, इसमें भी ये डबल बॉन्ड है सपोज। ये तो मैं आपको, मैंने कहा ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हो क्या रहा है, सपोज करो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं ये पॉलीमर बहुत सॉफ्ट है, मैं इसकी रिजिडिटी, इसकी हार्डनेस बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन पॉलीमर्स को आपस में क्रॉस लिंक कर दिया। क्रॉस लिंक यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड्स का होता है, यूजुअली, जरूरी नहीं है, बट कोवेलेंट बॉन्ड्स का होता है। सपोज करो मैंने इसमें सल्फर डाल दी, क्या डाल दिया, सल्फर, और मैंने इसे हीट कर दिया। अब देखिएगा होगा क्या, 1 2 3 4 5 6, तो जैसे 1 2 3
4 5 और ये 6 बेटा। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आप पहला वाला डबल बॉन्ड तोड़े, मैं इसको टिक लगा रहा हूं, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दे, तो बताओ दो कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो बेटा होगा क्या, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री। इसी तरीके से अगर आप ये नीचे वाला डबल बॉन्ड तोड़ दो तो एक वैलेंसी इसकी फ्री और एक वैलेंसी इसकी फ्री। सेम इसी तरीके से अगर आप ये सेकंड वाला बॉन्ड तोड़ो तो एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक इसकी फ्री, एक इसकी फ्री और एक इसकी फ्री हो गई। अब हो क्या रहा है जरा देखिएगा, मैंने एक मिनट, मैंने इन्हें बहुत करीब बना दिया है, बट मैं ट्राई करता हूं। जैसे सल्फर, तुम कहां से आ गए भाई। ओके, ये हो गया सल्फर, अगेन सल्फर, ये बॉन्ड बना, ये सल्फर इधर बना, ये सल्फर इधर, इसके साथ सल्फर, ये सल्फर और ये बॉन्ड बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल, यार ये मैंने ना थोड़ा गंदा गंदा सा बना, मैं इसको दोबारा साफ सुथरा बनाऊंगा, जरा देखिएगा, अच्छा सा बना के दिखाता हूँ ताकि तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सल्फर, ये सल्फर, अब सही बन गया, ठीक है। हमें खूबसूरत लग रहा है ना थोड़ा सा। ये सल्फर बेटा, देखिए इसका, देखिएगा सपोज यहाँ मैंने बनाया इधर सल्फर और इधर देखिएगा ये सल्फर, ये सल्फर और ये यहाँ से लिंक बना दिया, एंड सो ऑन। अब ये लिंक बनते जाएंगे, ठीक है, जैसे ऐसे। इन लिंक्स को कहते हैं, ये जो मैंने बनाए हैं बेटा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, जो दो पॉलीमर चेन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं बेटा क्रॉस लिंक। तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है पॉलीमर की रिजिडिटी, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने की, हमें जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, पॉलीमर चेन्स को आपस में क्रॉस कर देते हैं, लिंक बना देते हैं, बॉन्ड्स बना देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं उनमें से एक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस क्रॉस लिंक की वजह से क्या होता है बेटा, आपके पॉलीमर की रिजिडिटी, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो क्रॉस लिंक है क्या बेटा, एक प्रोसेस है। क्रॉस लिंकिंग is a process in which polymer chains are with linked with covalent bonds, यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स in order to increase क्या क्या बेटा, रिजिडिटी, strength, हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट
ऑफ पॉलीमर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलीमर्स बेटा। हम क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग क्रिएट करते हैं। तो अब क्रॉस लिंक वाली बात समझ में आ जाएगी तो आपको इसी से रिलेटेड दो चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल सी दो चीजें। क्रॉस लिंक के बाद क्रॉस समझने में आसानी हो जाती है हमें बेटा। एक छोटी सी टाइप है जिसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं बेटा। एक कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक्स और एक कहलाते हैं बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे मैंने आपको ऊपर हाई डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीमर के बारे में बताया बेटा, इसी तरीके से मैं आपको इन दोनों को भी कंपेयर करके बता देता हूं, ठीक है। एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेटा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में फर्क क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक के अंदर पॉलीमर चेन्स के बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, टेम्पररी डाइपोल फोर्स वगैरह। सही है, ये पॉलीमर चेन्स है। सपोज करो बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कोई भी पॉलीमर हमेशा चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई भी पॉलीमर उसकी चेन्स होती हैं डिफरेंट। तो ये बेसिकली पॉलीमर की चेन्स है बेटा, पॉलीमर चेन्स। चार भी बना दूंगा तो शायद मेरी बात समझ में आ जाए। ये पॉलीमर चेन्स है और इसमें देखिए बेटा, ये इसकी पॉलीमर चेन्स है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, ये भी पॉलीमर चेन्स में ही एग्जिस्ट करता है। फर्क क्या होता है? जो थर्मोप्लास्टिक होती है बेटा, उनके अंदर वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं बिटवीन द पॉलीमर चेन। ये मैं डॉटेड लाइन जो बना रहा हूं, ये पॉलीमर चेन्स के बीच में क्या है बेटा? वैंडरवॉल फोर्सेस, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर क्रॉस लिंक्स होते हैं बेटा, क्रॉस लिंक्स, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं बेटा। ये देखिए आप, सही है। इन्हें मैं कह रहा हूं, दीज आर द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक आईएमएफ, जैसे वैंडरवॉल, जैसे इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स वगैरह, ठीक है। ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। उनमें मैं मेंशन कर देता हूं, जैसे इंड्यूस्ड या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स या वैंडरवॉल, ठीक है। इंड्यूस या वैंडरवॉल, इसके बीच में क्या है जरा देखिएगा। ये जो मैंने बनाए हुए बेटा, ये है क्रॉस लिंक्स बेटा। अब सुनिएगा, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। देखो बेटा, पॉलीमर हमेशा चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई, ये चेन्स जब तक रहेंगी पॉलीमर रहेगा। हाँ, अब अगर आप किसी थर्मोप्लास्टिक को हीट करें तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी। और अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी तो आपकी पॉलीमर चेन्स आपको वापस से मिल गई। एग्री? आप उन्हें रीमोल्ड कर दें, रीशेप कर दें, डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दें, हो जाएगा। लेकिन बेटा, अगर दो पॉलीमर चेन्स आपस में एक दफा क्रॉस लिंक हो गई, अब अगर आप इन्हें हीट करोगे तो ये एक दूसरी पॉलीमर चेन्स को ब्रेक कर देंगी। आपको वापस से पॉलीमर चेन्स नहीं मिल सकती। मतलब कहने का यह है कि थर्मोप्लास्टिक उन प्लास्टिक को कहते हैं जिन्हें आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं बेटा? जिन्हें आप एक दफा यूज कर लें, आप उन्हें दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा है गाड़ी का टायर जलते हुए? गाड़ी का टायर अगर जल जाए तो क्या वो टायर मेल्ट हो जाता है? देखा तो होगा, नहीं होता मेल्ट, वो कार्बन बन जाता है, सॉलिड। देखा है? इसी तरह
जो शूज के सोल वगैरह होते हैं बेटा, उन्हें कभी जला के देखें, मेल्ट नहीं होते वो। आप एक शॉपर प्लास्टिक बैग जलाएं, आप देखना वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होगा। लेकिन अगर आप गाड़ी का टायर का एक टुकड़ा लेके जला दें, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में नहीं गिर रहा होता, आप उसे रीमोल्ड कर ही नहीं सकते। तो प्लास्टिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक जिन्हें आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं हीट करके, और एक ऐसे जिन्हें आप एक दफा यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, गाड़ियों के टायर्स हो गए, शूज के सोल वगैरह हो गए, और हार्ड प्लास्टिक्स होते हैं जिन्हें आप वापस से रीयूज नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने एक दफा उनकी रिजिडिटी या स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनके बीच में क्रॉस लिंक बना दिए, तो अब वो एक दफा यूज होने के बाद खत्म हो जाएंगे, बस दैट्स इट। अब वो रिसाइकिल नहीं हो सकते, रीयूज नहीं हो सकते। और ऐसे पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं बेटा, या ऐसे प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग। और जो वापस से रीयूज हो सकते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपकी डेली लाइफ की भी एग्जांपल है। आप बहुत सारे, कुछ प्लास्टिक्स आप रीमोल्ड, वापस से मोल्ड कर सकते हैं, वापस से यूज कर सकते हैं, हीट करके मेल्ट करके लिक्विड बना के किसी नई शेप में कन्वर्ट कर दे। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसी तरह ये जो एसी का ये जो लगा होता है ना, आउटर का जो वो प्लास्टिक का होता है, ये कभी अगर पुराना घर में पड़ा हो तो इसे जला के देखिएगा, आप इसे मेल्ट नहीं कर पाएंगे, खत्म, एक दफा यूज हो गया, गया, दैट्स इट। रीमोल्ड नहीं कर सकते, रीशेप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पॉलीमर की चेन्स के बीच में क्या लगे हुए हैं? क्रॉस लिंक्स बनाए हुए। तो वो इसकी यूज के लिहाज से है, और जब तक वो है वो है। आप इसे दोबारा से मेल्ट करके चाहें वापस से रिसाइकिल कर दूं, किसी दूसरी जगह पे यूज कर लूं, नहीं कर सकते। ठीक है? तो प्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक बेटा, और एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं बेटा? मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको आमने सामने लिखूंगा तो ताकि तुम्हें दोनों में डिफरेंस सामने सामने नजर आ जाए। ठीक है? तो थर्मोप्लास्टिक्स का मतलब होता है बेटा प्लास्टिक्स which can be reused या रीमोल्ड बेटा। ठीक है? बाय हीटिंग। ठीक है? बाय हीटिंग। क्यों? It is because of presence of weak intermolecular forces, IMF, weak intermolecular forces। ठीक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे प्लास्टिक्स which can not be remold या reshaped, reused by heating because of presence of strong covalent क्रॉस लिंक्स बेटा। समझ आ गया? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक में ये फर्क होता है।
तो आपको यूजुअली जो हार्ड प्लास्टिक्स नजर आते हैं यूजुअली, ठीक है, वो ज्यादातर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। और जो आपको सॉफ्ट किस्म के प्लास्टिक नजर आते हैं बेटा, वो ज्यादातर थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारा अगला पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉलीमर हमारा है नेचुरल रबर। ये भी एडिशन पॉलीमर है बेटा, नेचुरल रबर। आपने देखा वो नेचुरल रबर का, वो आपने देखा है कि वो दरख्त होता है जिसमें वो कट लगाते हैं, वो नीचे कप्स वगैरह रखते हैं, उसमें वो सिरप उसका गिर रहा होता है, वो नेचुरल रबर उससे बनता है। तो एक्चुअली उसके जो मोनोमर्स होते हैं वो टू मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन होते हैं वो बेसिकली, ठीक है। मैं उसको थोड़ा समझाता हूँ। नेचुरल रबर बेसिकली होता क्या है, होता है टू मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ब्यूट का मतलब क्या होता है, चार, 1 2 3 4, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड, और इसी तरीके से आपने 2 पे यहां मीथाइल लगा दिया। इसे बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। ये H2 हो जाएगा, बैलेंस करोगे तो ये H आएगा और यहाँ H2 हो जाएगा, दैट्स इट। तो 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन ये मोनोमर है नेचुरल रबर का। अच्छा, आपने एएस लेवल के अंदर पढ़ा होगा बेटा कि अगर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है पॉलीमर के अंदर। मैं वापस से बता देता हूं, जरा बात को समझिएगा, हो सकता है भूल गए हो आप, मैं आपको वापस से याद दिलाता हूं। देखो बेटा, इस 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन को गौर से देखें, इसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे, राइट। तो ऑल्टरनेटिव पोजीशन की वजह से होता क्या है, जरा देखिएगा एक मिनट, लुक एट हियर। हाँ, वरना ये एएथ में भी सवाल पूछता है अक्सर, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये डबल बॉन्ड यहां तो था ही नहीं, वो क्या होता है। देखो, तुमने लिखा CH2 C CH3 CH CH2। आप एक छोटी सी बात पे थोड़ा सा गौर करें बेटा, आपको बात समझ में आ जाएगी। चेक करें, इन दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करने से इन चारों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो रही है। अगर तुम्हें ये पॉइंट नहीं समझ में आया ना, तो तुम्हें कभी भी नहीं समझ में आ सकेगा कि सर ये डबल बॉन्ड यहां कहां से आया। फिर से सुनो, अगर मैं ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो हर इंडिविजुअल कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो रही है। सुनो, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक इसकी फ्री, एक इसकी फ्री और एक इसकी फ्री, मानते हो? यस और नो? जब ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं तो एक डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है और एक डबल बॉन्ड चेन की कंटिन्यूएशन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखें बेटा, अगर आप इन बीच वाले दो कार्बन को देखें तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? तो ये आपस में बना लेते हैं डबल बॉन्ड, ये बन गया, हो गया डबल बॉन्ड। तो इनकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, चलो भाई तुम भी हटो, चलो भाई तुम भी हटो। अब बताओ, सबसे राइट वाले और सबसे लेफ्ट वाले की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो बेटा, सबसे राइट वाला अपने नेक्स्ट वाले के साथ कंटिन्यूएशन करेगा बॉन्ड की, और लेफ्ट वाला अपने प्रीवियस वाले के साथ बॉन्ड कंटिन्यू करेगा। तो चेक करो बेटा,
ये बन गया एक रिपीट यूनिट। कितने रिपीट यूनिट? एक। इसे कहते हैं नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर होता है। अब अगर वो तुम्हें बोलता है कि 2 यूनिट तक बनाओ, इसे दोबारा कॉपी पेस्ट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया नेचुरल रबर। अच्छा, नेचुरल रबर को ना अक्सर लोग मार्केट में एक और नाम से भी जानते हैं, आइसोप्रीन भी बोलते हैं इसको। नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है या 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइएन है, इसे लोग ना आइसोप्रीन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बेटा आइसोप्रीन। इसीलिए लोग नेचुरल रबर को कहते हैं पॉली आइसोप्रीन, इसलिए लोग इसे कहते हैं पॉली आइसोप्रीन। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल रबर। मुझे यकीन है आपको इतना तो सेंस आपको आ गया होगा कि अगर नेचुरल रबर होता है तो उसका मतलब है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रबर भी होता होगा, तभी तो नेचुरल रबर कह रहा हूँ, वरना तो सिर्फ रबर बोल देता। मैं बोल रहा हूँ नेचुरल रबर। यस होता है, एक होता है सिंथेटिक रबर जो हम बनाते हैं, सिंथेटिक रबर भी होता है, ये हमने बनाया है, वो तो हमने दरख्तों से लिया है। ये फर्क पता है क्या होता है? 2 मिथाइल की जगह होता है 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइन, बस ये फर्क होता है। ब्यूट 1,3 डाइन, इसको नियोप्रीन भी बोलते हैं। दफा करो खैर। अभी तुम फर्क देखिएगा दोनों में, फर्क सिर्फ ये होता है CH2 बेटा, डबल बॉन्ड सी, CH डबल बॉन्ड CH2, और जहां मीथाइल लगा हुआ है ना, वहां क्या लगा होता है? क्लोरीन। तो क्या नाम हो गया? 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइन बेटा। अब आप देखें, ये इसका मोनोमर है, आपको इसका पॉलीमर बनाना है तो बना लेते हैं। जब भी ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं तो मैंने आपको भी ऊपर ट्रिक बताई बेटा, वो काम कैसे करता है, ये देखिएगा। CH2 C Cl CH इन, अगर तुम ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो बेटा, तो दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक करने से इन चारों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये बीच वाले 2 कार्बन आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, बन गया। और ये अपने राइट से, ये अपने लेफ्ट से डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड सो ऑन। ये बन गया सिंथेटिक रबर बेटा। सिंथेटिक रबर। अब उसने एक दफा एक सवाल पूछा था, मुझे यकीन है हर बच्चे ने सही जवाब दिया। देखो बेटा, कीप इन माइंड, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, पॉलीमर हमेशा चेन्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल रबर होगा उसकी भी चेन्स होंगी, और जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर होगा उसकी भी चेन्स होंगी। उसने एक दफा कंपैरिजन पूछ लिया था, दो दो डिफरेंसेस बता सकते हो सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर में? मैं हेल्प करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक, कौन ज्यादा सॉफ्ट होगा और कौन ज्यादा हार्ड होगा? व्हाट डू यू थिंक, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए? हालांकि इसकी शक्ल से भी नजर आ रहा है इसमें कौन ज्यादा और कौन सॉफ्ट, कौन हार्ड, और कौन सा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, कौन सा कम मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए। बहुत सिंपल सा। ऊपर वाला टोटली हाइड्रोकार्बन है, टोटली हाइड्रोकार्बन, नीचे वाले में क्लोरीन है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से उसकी जो जो चेन्स होगी उसके बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? परमानेंट डाइपोल। सो नो।
और जो नेचुरल रबर है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? टेम्पररी डाइपोल। विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर? परमानेंट डाइपोल। इसीलिए अगर चेन्स के बीच में परमानेंट डाइपोल होगी तो चेन ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट हो सकती है, यस और नो? जो रिजिडिटी और हार्डनेस क्या कर सकती हैं? इंक्रीज कर सकती हैं। तो नेचुरल रबर सॉफ्ट होते हैं, सिंथेटिक रबर कंपैरेटिवली ज्यादा हार्ड होते हैं। नेचुरल रबर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, जबकि सिंथेटिक रबर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। उसकी रिजिडिटी कम होगी, इसकी रिजिडिटी ज्यादा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट हो कि पॉलीमर्स चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट हो कि पॉलीमर चेन्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या उनके लिंक या कोवेलेंट बॉन्ड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों में फर्क समझ रहे हो। ठीक है, तो आप नेचुरल रबर के बारे में कह सकते हो ये बेटा सॉफ्ट होगा, आप इसे कहो ये सॉफ्ट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा, टेम्पोरेरी डाइपोल डाइपोल फोर्स की वजह से। जबकि बेटा जो सिंथेटिक रबर है बेटा वो कंपैरेटिवली हार्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉलीमर चेन्स के बीच में क्या है बेटा? परमानेंट, परमानेंट डाइपोल, डाइपोल की वजह से। तो एक हो गया नेचुरल रबर, एक हो गया सिंथेटिक रबर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। हाँ भाई, क्लियर है? अच्छा, मैंने इसको नंबरिंग नहीं किया ना। मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूं, मैंने ऊपर क्या किया था? होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ठीक है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी पॉलीमर और क्रॉस लिंक तो छोड़ दो, इसको मैं थर्ड कर देता हूँ। ठीक है, नेचुरल रबर को ये मैं थर्ड कर देता हूँ और इसको मैं फोर्थ कर देता हूँ। कैटेगराइज करें समझने में और याद रखने में आसानी हो जाएगी। फिफ्थ बेटा, नंबर 5, इलास्टोमर्स। ये भी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते रहते हैं बेटा। आपने अक्सर देखा होगा रबर बैंड जिसे आप कहते हैं, नॉर्मली आप उसे स्ट्रेच करें, वो स्ट्रेच होता है, आप छोड़ दें क्या हो जाता है? वापस से अपनी शेप में आ जाता है। तो ऐसे पॉलीमर जिन पे आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो स्ट्रेच हो जाए, लेकिन जैसे ही आप फोर्स रिमूव करें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, इस तरह के पॉलीमर्स को क्या कहते हैं? इलास्टोमर्स। दे आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। अच्छा, इलास्टोमर्स भी बनाए जाते हैं, पता है? ये बनाए जाते हैं। होता क्या है, जैसे पॉलीमर चेन्स होती हैं, इसी तरह इलास्टोमर्स की जो है ना वो स्पाइरल शेप होती है। दे आर स्पाइरल शेप पॉलीमर। इनकी जो पॉलीमर चेन होती है वो स्पाइरल शेप्स की होती है। मैं आपको कोशिश करता हूं कि एक कुछ छोटा सा हिंट दे के समझाऊं, पहले जरा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे ये देखिएगा। अच्छा, जैसे ये मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। जी, देखता हूं मैं कामयाब होता हूं या नहीं। ओके, ये जो मैं सर्किल बना रहा हूं ना, सर्किल, इसका मतलब ये एटम्स है। ठीक है, एटम्स। अभी देखिएगा बात समझ में आ जाएगी। थोड़ी मैं मेहनत तो कर रहा हूँ आपके लिए, मगर मैंने कहा ना मैं शायद आपको सही समझा पाऊँ। अच्छा, ये देखिएगा,
ये देखें ना, देखो सही है। मैं इनके ना ये एटम्स बना रहा हूं, ठीक है। जो मैं सर्किल सर्किल कर रहा हूँ ना, मैं जरा डार्क डार्क करके बना रहा हूँ, वो मैं बेसिकली चेन के बीच में जो एटम्स होते हैं उनको बना रहा हूँ। सपोज करो कार्बन है ये, let's see, ये देखिएगा, ठीक है। एक और बना देता हूँ ब्लैक से, शायद और अच्छा आ जाए समझ में। बस ये लास्ट है, ये देखिएगा। मैं कलर अलग अलग यूज कर रहा हूँ, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। ये देखिएगा, ये जो रबर बैंड वगैरह होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं, देखिएगा। होते ये भी पॉलीमर चेन से, लेकिन ना इनको खास तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए, और ये मैं इनके एटम्स बना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जाहिर बात है चीजें ये हो गई, ठीक है। सपोज करो आपने इन पे फोर्स अप्लाई, तो पता है क्या होता है, ये देखिएगा। बाय अप्लाइंग द फोर्स, मैं उसे, ये देखिएगा, लुक एट हियर। वही नंबर ऑफ एटम्स अगर आप फोर्स अप्लाई करें, तो ये देखें बेटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखें। देख रहे हैं आप? बताएं, आपने फोर्स लगाई तो ये पॉलीमर स्ट्रेच आउट हो गया, और बेटा आप इस फोर्स को वापस छोड़ दें, ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखो, वही चीज मैं वापस बना रहा हूं, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा बेसिकली हुआ क्या। ये देखो, हम्म, अब देखें, समझ आया? तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स बेटा जिन पे आप फोर्स अप्लाई करें तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और अगर आप वो फोर्स रिमूव कर दें, हटा दें, तो वो आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? इनकी स्पाइरल शेप की वजह से। ये बेसिकली जो स्पाइरल टाइप की शेप बनी हुई होती है ना, उस वजह से होता है। और देखो, कभी कभी अगर आप किसी इलास्टोमर पे ओवर फोर्स लगा दें, वो बीच से ब्रेक हो जाएगी, तो ऐसा भी होता है। तो एक खास लिमिट तक आप फोर्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं आप खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, ठक टूट जाएगी बीच से। इसलिए एक खास लिमिट तक की हो, तो दे आर कॉल्ड इलास्टोमर्स, ठीक है। तो इलास्टोमर्स किसे कहते हैं बेटा? पॉलीमर्स which can be stretched by applying force but reshaped to original as force is removed। और इनकी जो शेप होती है वो बेसिकली स्पाइरल शेप की होती है। ये होते हैं बेसिकली बेटा स्पाइरल शेप पॉलीमर होते हैं।
द लास्ट वन, आखिरी एडिशन पॉलीमर इज कंडक्टिंग पॉलीमर बेटा, द लास्ट वन। कंडक्टिंग पॉलीमर। इसके नाम से पता चल रहा है कंडक्टिंग। पॉलीमर भी कंडक्टिंग हो सकते हैं, पता है? मतलब प्लास्टिक्स, वैसे कभी कभी हम सोचते हैं, अजीब सी बात है, प्लास्टिक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। कुछ खास किस्म के प्लास्टिक होते हैं, उन्हें हम कंडक्टिंग पॉलीमर कहते हैं, बट उनका कंडक्टिविटी का जो तरीका होता है वो मेटल्स की तरह नहीं होता। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, फ्री डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाते हैं। पॉलीमर में ऐसा नहीं होता। कंडक्टिंग पॉलीमर्स के लिए जरूरी ये होता है कि उनमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हो पहली बार। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलीमर है, जैसे मैं उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा। सपोज ये एक पॉलीमर की चेन है और इसमें ना ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, तभी समझ में आ जाएगी बात। ये कंडक्टिंग हो कैसे गया, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, सपोज करो बेटा इधर एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड इधर है, इसी तरह एक डबल बॉन्ड इधर है। ये ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, देखें एक पोजीशन छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब देखो होता क्या है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से होती है। जैसे ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। आपको याद है बेंजीन के अंदर शिफ्टिंग की थी हमने, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। तो आप चेक करें, अलोंग विद द पॉलीमर चेन आप कह सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इसलिए आप इसे बोलते हैं दे आर कंडक्टिंग पॉलीमर। तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स बेसिकली याद रखिएगा, दे कंडक्ट electricity by shifting pi bonds which must be present ऑल्टरनेटिवली बेटा। तो जब तक ऑल्टरनेटिवली आपके डबल बॉन्ड नहीं होंगे तब तक उसकी शिफ्टिंग ही पॉसिबल नहीं होगी, जरूरी है उसके लिए ये चीजों। इसे कहते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर। इसके साथ ही आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन खत्म। बस हमारा एक टॉपिक रह गया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।